Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 14th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding हाँ अभी पीएम ने अनाउंस करा है टैक्स पेयर चार्टर। तो इसमें क्या पीएम ने एक नया टैक्स पेयर चार्टर लागू करा है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें यह था कि पहले हम अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट फाइल करते थे तो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑनलाइन असेसमेंट होगा। मतलब हम अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो जो लोग चेक कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि ये किसकी कंप्लेंट है। एनोनिमस कंप्लेंट होगी, हम कंप्लेंट फाइल कर देंगे ऑनलाइन और किसी के भी पास जा सकती है, कोई भी इसे चेक कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी इन द टैक्स सिस्टम। तो बस यही है, पीएम ने अनाउंस करा टैक्स पेयर चार्टर। तो आपको बस इतना ही जानना है और इसमें कुछ जानना नहीं है। इसमें ये फेसलेस असेसमेंट होगा टैक्स पेयर का, ये मैंने आपको बता ही दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अभी अरुणाचल क्या कह रहा है कि हमें 6 शेड्यूल एरिया में लो। हमारे यहाँ डिमांड कर रहा है वो 2 ऑटोनोमस काउंसिल की। अब मैं बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो है वो 5th शेड्यूल एरिया में रखा गया। अगर आपको पता होगा तो 5th शेड्यूल में टोटल 10 स्टेट्स हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, 5th शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं। तो अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि हमें 2 ऑटोनोमस काउंसिल दो। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है केवल 6 शेड्यूल एरियाज में होती हैं। आपने पढ़ा होगा इस शेड्यूल एरिया में, पहले ही बता चुका हूँ। 6 शेड्यूल एरिया में कौन से आते हैं, ATMM। ये क्या है, हाँ यही है, सही लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इतने। 5th शेड्यूल एरिया होगा, ये 6 शेड्यूल एरिया होगा। अगर इसको बताऊँ तो आसाम होता है, ये त्रिपुरा होता है, ये मेघालय होता है, ये मिजोरम होता है। शायद मैंने पिछली बार मणिपुर बता दिया था, सब बच्चे कह रहे थे सर आप गलत बता रहे हैं। हाँ तो शायद मैंने गलत बताया, मैं मानता हूँ अपनी गलती। और मेरे को अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे सही करा, तो मैं अपनी गलती से भी खुश हूँ कि आप लोग कम से कम मेरे को सही कर रहे हैं। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 जो है वो 6 शेड्यूल एरियाज में रखे गए। इन 6 शेड्यूल एरियाज में टोटल 10 ऑटोनोमस काउंसिल है। अगर कोई पूछे कितनी ऑटोनोमस काउंसिल है तो 10 ऑटोनोमस काउंसिल है। सब में 3-3 है, केवल त्रिपुरा में 1 है। अगर एकदम पर्टिकुलर टारगेट कोई पूछ ले तो आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में 3-3 ऑटोनोमस काउंसिल है, त्रिपुरा में केवल 1 है। टोटल 10 है। तो ऑटोनोमस काउंसिल का फायदा क्या है, तो ऑटोनोमस काउंसिल का ये फायदा है कि वहां के डिसाइड वही लोग कर सकते हैं। मतलब क्या है कि देखिए अभी जैसे मान के चलिए इसमें जो बात हो रही है वो आर्टिकल 371A की हो रही है। आर्टिकल 371A अगर आपने पढ़ा होगा तो 371 क्या कहता है, ये स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। बहुत सारे लोगों को स्पेशल प्रोविजंस मिला है। तो आर्टिकल 371A में है नागालैंड के लिए। अब नागालैंड के प्रोविजन में क्या लिखा गया है, दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई इन द स्टेट इन सेवरल एरिया अनलेस, कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट लागू करती है पूरे देश में वो यहाँ नागालैंड में तभी लगेगा जब नागालैंड की असेंबली उसे पास करेगी। तो इतनी पावर है आर्टिकल 371A की। कोई भी एक्ट बनेगा पार्लियामेंट का तो वो स्टेट में जो बनेगा वो तभी पास होगा जब वहां की असेंबली उसके लिए रिजोल्यूशन लेके आएगी कि हाँ ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और वो सब होगा अकॉर्डिंग टू नागा के कस्टम ओनरशिप, क्योंकि नागालैंड के लिए 371A जो है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए 5th शेड्यूल एरियाज क्या है, हमें पता होना चाहिए 6 शेड्यूल एरियाज क्या है, कितने ऑटोनोमस काउंसिल हैं इसमें। और ये स्पेशल प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो स्पेशल प्रोविजन से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन है कंटिन्यू। तो मैं आपको बताता हूँ स्पेशल प्रोविजन कैसे है। देखिए सबसे पहले शुरू होता है 371 से शुरू होता है। अगर कोई समझे ए से नहीं, फिर 371A ऐसे, फिर B, C ऐसे, सब 371 ही है। और ये जाते हैं करीबन शायद जे तक, हाँ जे तक जाते हैं ये लोग। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये तो पहले आपको लक्ष्मीकांत में रेफर करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत में स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स करके चैप्टर है, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफर कर लीजिएगा प्लीज। याद कैसे करते हैं इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। MG नामा आओ स्मैग काटो, ये ट्रिक है। MG नामा आओ स्मैग काटो। तो MG में 371 में दोनों आते हैं, महाराष्ट्र गुजरात, फिर ये नागालैंड है, ये आसाम है, ये मणिपुर है, ये आंध्र प्रदेश है। फिर से ये आंध्र प्रदेश ही है, ये ए जो है ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये भी आंध्र प्रदेश ही है। उसके बाद ये सिक्किम है, ये मिजोरम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है। तो आप पढ़ेंगे 371 ABCD करके हैं, MG नामा और स्मैक काटो। तो आप चाहें तो इनको पूरा याद कर लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर चेक करा है तो ये बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत बार। मैं फिर से जोर देके बोल रहा हूँ, प्लीज ये रीड करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ
अब ये बोल रहे हैं कोविड-19 के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसस कराएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें जिक्र होता पूरा। तो पूरा क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। गांव देहात के इलाकों में भी हम वो सुविधाएं दें जो शहर में मिलती हैं। हिंदी में मैंने बता दिया, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, यही इसकी डेफिनेशन बोलती है। इसकी आइडिया किसका था ये बनाने का, तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका ये आइडिया था कि पूरा बनाओ। उनका विजन 2020 का ये था ताकि जो रूरल एरियाज में है वो भी इतने अट्रैक्टिव हो जाएं जैसे सिटीज हैं। तो इसमें इसी के तहत इसमें बहुत सारे हाउसिंग वाउसिंग बनाए जा रहे हैं। इसका जो मेन एम है पूरा का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सोशल भी डेवलप करना है, सोशल इंफ्रा भी। एक तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पैसे से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाउसिंग जॉब्स वगैरह। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एजुकेशन देनी है अच्छी, उनका हेल्थ का ख्याल रखना है। तो इसमें दोनों चीजें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें हाउसिंग जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, हाउसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसेस से सुधर सकता है अपना। तो ये आप चाहें तो किसी एस्से में अगर कंक्लूजन में आ रहा है तो ये लिख सकते हैं कि वी हैव पूरा, जो इसके लिए हाउसिंग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आप कहीं यूज कर सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी एक अच्छी न्यूज आई थी, राइट बाय बर्थ। तो जितनी वोमेन्स है उनको अधिकार मिल गया है प्रॉपर्टी, मतलब अधिकार तो पहले से भी था, अब क्या है कि उन्हें जन्म से अधिकार हो गया। जैसे पहले तो केवल बॉयज को होता था अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार जन्म से, लेकिन अब वो वुमेन्स को भी मिल गया है। ये आज का ये आया था डिसीजन, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। अब राइट टू इक्वालिटी अब बोली जाएगी, अब है राइट टू इक्वालिटी, सब जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कोपरेंसी का वर्ड का मीनिंग क्या है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें। रेफर्स टू इक्वल इनहेरिटेंस दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेन मेंबर। इसमें क्या होता था, कोपरेंसी का मतलब है कि वही अधिकार जो है प्रॉपर्टी का, वो केवल लड़कों को मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता था। इसको बोलते हैं कोपरेंसी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कोपरेंसी को कर दिया है खत्म, अब वुमेन्स को जन्म से अधिकार मिलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, मिताक्षरा लॉ भी है, एक मिताक्षरा लॉ है, इसके अकॉर्डिंग भी यही है कि वुमेन को भी जन्म से प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले अधिकार तभी मिलता था जब वुमेन के पिताजी उस समय तक जीवित रहते थे, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था तभी ये अधिकार मिल पाता था। लेकिन अब भली उनके पिताजी हो या ना हो, उन्हें जन्म से अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में, लाइक बॉयज। ये कब से लागू हो गया है, ये मतलब 9 सितंबर 2005 के बाद जितनी भी होगा, जितनी भी लेडीज हैं उन सब पे काम करेगा। इससे पहले वालों पे काम नहीं करेगा। इससे पहले वालों को ये रूल है कि उनके पिताजी को इस समय तक अगर जिंदा थे तो वो काम करेगा। हमें इतना डिटेल नहीं जानना, हमें बस ये जानना था जो मैंने आपको बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे राजस्थान स्पीकर ऑर्डर ऑन वीएसपीएमएल। ये कुछ नहीं है, क्या हुआ था राजस्थान में आपको चल रहा है, तो मैं इसमें 2-3 बात, पॉलिटिक्स है यार, मैं पॉलिटिक्स बता नहीं चाहता, चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा। तो राजस्थान में क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ बीएसपी की 6 सीटें थी, बहुजन समाज पार्टी की 6 सीटें थी। तो अभी क्या हुआ, वहाँ व्हिप जारी करी गई थी, मतलब किसी चीज़ पर वोटिंग होनी थी। तो विप क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। विप होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कोई भी पार्टी जारी करती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कोई भी पार्टी जारी करती है अपने मेंबर्स के लिए कि आप इसी चीज पर वोट करेंगे। विप, विप का कहीं जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो है, विप का मेंशन कहीं भी किसी भी रूल्स में नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि विप इज मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन या विप इज मेंशन इन एनी रूल, तो नहीं, इट्स अ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन के थ्रू चलता है। कहीं मेंशन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। हमें जो जानना है वो यही जानना था कि विप का मेंशन कहीं पे भी नहीं है, कन्वेंशन है। अगर इसके विरुद्ध, जैसे अगर विप जारी करी किसी पार्टी ने और कोई मेंबर उसके विरुद्ध जाके या उसकी बात नहीं मानता, उस चीज पर वोट नहीं करता है, तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, विप कब काम नहीं आती, तो विप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काम नहीं आती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर मान के चलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और कोई पार्टी विप जारी कर देती है, तो भली उसके मेंबर उस विप के अकॉर्डिंग काम करें या ना करें, उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो विप का अगर कोई पूछे कि कहाँ काम नहीं करती, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विप का कोई यूज नहीं होता है, विप काम नहीं कर सकती, वहां कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बस हमें यही जानना है। एक चीज जो इसमें मेंशन थी, इसमें थी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन था डायरेक्ट, उसमें यह पूछा था बिजनेस एडवाइजरी कमिटी का काम क्या है। 4 ऑप्शन थे, एक इजी सा ऑप्शन उसमें ढूंढना था। तो एक टाइम अलॉट करती है, बिजनेस एडवाइजरी का काम क्या है, टाइम अलॉट करती है। कौन सा टाइम, मतलब कौन सा काम किस समय होना चाहिए। तो एलोकेट्स टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, एलोकेट्स टाइम फॉर ट्रांजेक्शन
ऑफ वेरियस बिजनेसेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, सॉरी पार्लियामेंट में होगा। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 15 + 11, 15 लोकसभा में, 11 राज्यसभा में। इसका हेड कौन होता है लोकसभा में? तो लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा में कौन हेड होगा? तो राज्यसभा का क्या हमारे होते हैं, क्या कहते हैं, चेयरमैन। यस यस यस। तो ये इसके हेड होंगे 15 + 11। सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, बेचने वाले आते हैं यार, क्या करूं, कहाँ जाऊं अब, इतना चिल्लाते हैं ये लोग। हाँ, तो अब हमें यही जानना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 15 + 11 मैंने आपको बता दिया, 15 लोकसभा से, 11 राज्यसभा से। इसका हेड होगा स्पीकर, इसका हेड होगा चेयरमैन। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। आप जाके तो आप लक्ष्मीकांत में रीड भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अभी वही ये वर्डिक्ट वाला है जो मैं बोल रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। तो इसमें क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमें पहली बात है सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है वो कहाँ से मिलती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, तो अब तो मतलब बताने का कोई मतलब ही नहीं है। जो इसमें दूसरी बात जो जिक्र हुई है वो बता देता हूँ। इसमें जेतु है रिट्स। बहुत लोग मेरे से पूछ भी लेते हैं सर आप रिट्स पे कुछ बता दो, रिट्स पे कुछ बता दो। तो आज मैं रिट्स पे आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, ये देखिए, सॉरी ये इमेज अगर गलत आई हो कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। कल भी जो लोग थे जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा वो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। पहली बात तो ये, क्योंकि कल वाली इमेज भी मैंने पासेस की जो थी वो टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी, आप सबको मिल गई होगी। तो ये वाली भी मैं साफ सी इमेज एक टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो इससे आपके सारी रेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। गारंटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन होता है यूपीएससी का 100%। तो रिट्स जो होती है 5 तरह की होती है। पहली होती है हेबियस कॉर्पस। इसका ये वाला नाम जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट मैच द कॉलम में होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये कब इशू करी जाती है? जब डिटेंशन, कोई किसी को पकड़ लेता है। फिर बोथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए इशू हो सकती है। कहाँ इशू नहीं होती? तो 4 पॉइंट में नहीं होती। व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो बस इतना ही याद करना है, इससे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहां मैंने वही एक पन्ने में आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर दूसरी होती है मैनुमस। इसको याद रखना है, वी कमांड होती है, इसका नाम वी कमांड होती है। ये कोर्ट जो है वो पूछता है ऑफिसर से कि आप अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऑफिसर से पूछ सकता है। इसीलिए केवल पब्लिक ऑफिसर के लिए यूज होती है, प्राइवेट के लिए यूज नहीं होती। ऊपर वाली देखिए हेबियस कॉर्पस दोनों के लिए यूज हो रही थी, पब्लिक और प्लस प्राइवेट। कहाँ कहाँ इशू नहीं होती? जब ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी हो, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हो, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, या अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सीजीआई के अगेंस्ट ये यूज नहीं हो सकती। तो मैनुमस में बस इतना जानना है। फिर होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को बोलते हैं टू फॉरबिड। इसमें क्या होता है, हायर कोर्ट बोलता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट मान के चलिए, लोअर कोर्ट मतलब कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के, तो हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बोलेगा कि आप अपना जुडिक्शन पार मत कीजिए, आपका इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है, आप इससे बाहर मत जाइए। तो ये किस किस केसेस में इशू कर सकता है हायर कोर्ट? तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल केसेस में इशू कर सकता है, बस 2 केसेस में, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। कहाँ कहाँ इशू नहीं कर सकता? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में इशू नहीं कर सकता, लेजिस्लेटिव के केसेस में इशू नहीं कर सकता, और प्राइवेट केसेस में इशू नहीं कर सकता है। तो प्रोहिबिशन बस इतना है। फिर है सर्चरी। इसका नाम है टू बी सर्टिफाइड। कोई भी केस लोअर कोर्ट से किसी भी अपर कोर्ट में भेजना हो, कोई भी ट्रांसफर करना हो, पेंडिंग केस, कैसा भी केस हो, प्रिवेंटिव केस हो या क्यूरेटिव केस हो, तो इसमें होता है सर्जरी। ये किसी भी केस में हो सकता है, भले जुडिशियल का केस हो, क्वासी जुडिशियल का केस हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव का केस हो। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था प्रोहिबिशन में, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ गया, 3 चीजें आ गई। कहाँ का इशू नहीं हो सकता? तो प्राइवेट और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में इशू नहीं हो सकता। फिफ्थ है फ्यू को वारंटो। तो बाय व्हाट अथॉरिटी? ये लीगैलिटी ऑफ क्लेम चेक करता है पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, कि पब्लिक ऑफिस में वो उसका लीगल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कहाँ का इशू नहीं हो सकता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नॉट इशूड इन मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस में इशू नहीं हो सकता है। तो ये 5 रेट्स हैं, प्लीज रिमेंबर इट। इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, गारंटी आपके 2 नंबर आएंगे। आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहाँ वही चीज लिखी है आधे पन्ने में जो आपके एग्जाम में आएंगी। भले आप प्रीवियस ईयर में अगर पूछा गया क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, और इस अगर पेपर से ना हो रहा हो तो आप जो चाहें वो कर लीजिएगा। तो आप इसको अच्छे से या तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये मैंने एफडी लिखी है, एक्चुअली मेरे नोट्स हैं तो मैं अपने नोट्स ही आपको बताता रहता हूँ। ये मेरे एक्चुअली रिवीजन नोट्स हैं, तो इससे बहुत आसानी होती है, आप एक दिन में बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो एफडी 11 होती है, तो कभी कभी डायरेक्ट एफडी आ जाती है कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए ऐसे बस इतनी सी फंडामेंटल ड्यूटी, आपको शॉर्ट शॉर्ट याद होना चाहिए। हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए आइडियल्स, कौन कौन से फ्लैग्स एंथम, हमें आइडियल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए हमारे इंडिया स्ट्रगल के मूवमेंट में यूज हो रहे थे, हमें प्रोटेक्ट सोवरेनिटी करनी चाहिए, हमें डिफेंड करनी है अपनी कंट्री को, रेंडर करनी है सर्विस, हमें डिग्निटी
डिग्निटी ऑफ वुमेन मेंटेन रखनी चाहिए, प्रिवेंट रिच हेरिटेज, हमें जितने अपने ताजमहल, लाल किला, ये सब को बचाना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर और अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शायद ऐड हुआ था। और एजुकेशन ही एक ऐसा टर्म है जो हमारे फंडामेंटल राइट भी है, हमारा डीपीएसपी भी है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अगर कोई पूछे एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है वो तीनों है हमारा। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो। तो आप याद रख सकते हैं। सो इससे आपके 2 टॉपिक कवर हो गए। देखिए एक पन्ने से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी सारी कवर हो गई और आपके रिट्स भी सारे कंप्लीट हो गए। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी इंडिया ने अनाउंस करा 500 मिलियन का पैकेज फॉर द मालदीव्स। तो बस आपको यही याद रखना कि इंडिया ने 500 मिलियन का पैकेज किसको दिया है, तो मालदीव्स को दिया है। तो एक चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज है सिनमाले ब्रिज। सिनमाले ब्रिज कहाँ पर है, तो मालदीव्स में, चाइना मालदीव्स का फ्रेंडशिप ब्रिज बोला जाता है। सिनमाले ब्रिज कहाँ पर है, मालदीव्स में, इसे चाइना मालदीव्स का फ्रेंडशिप ब्रिज बोला जाता है। ये जो 500 मिलियन का पैकेज है किस चीज के यूज हो रहा है, तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो माले जगह है मालदीव्स में, उससे कनेक्ट करेंगे 3 नेबरिंग आइलैंड्स को। तो इसी के लिए हम ये पैसा खर्च कर रहे हैं, जीएमसीपी, टू कनेक्ट माले एंड 3 नेबरिंग कंट्रीज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे बाय टेलीकॉम, और केबल डालेंगे, फेरी सर्विस चालू करेंगे और बहुत सारी चालू करेंगे। इतना हमें डिटेलिंग में नहीं जाना, आप समझ रहे हैं। हमें आप फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें बस याद रखना है 500 मिलियन का पैकेज हमने दिया मालदीव्स के लिए। तो कहीं आप मेंस में भी, मेंस सॉरी सिविल सर्विस का ही ध्यान आता है मुझे, आप अपने एसए में भी यूज कर सकते हैं इस चीज को, कहीं 500 मिलियन। और प्रीलिम्स में अगर पूछा जाता है किसको सपोर्ट दिया रिसेंटली, तो हमने दिया है मालदीव को, हमने सपोर्ट करा अभी 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देके। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, कंसीडर मोर लैंग्वेजेस इन गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं हमारे बोबडे साहब, अब आपको पता है हमारे ये कह रहे हैं कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि वो सारी लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए। अभी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आपको पता है केवल 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी। ये हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होती हैं। तो अभी बोबडे साहब कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि आप सारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, ऐसा मत करिए कि आप 2 कोई बना रहे हैं। तो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद रखना है कि कितनी हमारी लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारी 14 लैंग्वेजेस थी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया ओरिजिनल कितनी थी। फिर अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। एक चीज ये हो गई, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। फिर कब कब ऐड हुई हैं, तो इसमें 3 अमेंडमेंट हुए हैं, एक 21 अमेंडमेंट, एक 71 अमेंडमेंट, एक 92 अमेंडमेंट। ऐसे याद रखना है आपको, 21, 71 और 91। अब 21 में क्या क्या हुआ है, तो 21 में हमारा एक ही वर्ड ऐड हुआ है जो होती है हमारी सिंधी। फिर 71 में ऐड हुई है KMN, कोंकणी, मैथिली और नेपाली। ये 3 ऐड हुई, कोंकणी, मैथिली, कोंकणी, मणिपुरी, यस, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इससे BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो आपको ऐसे याद करना, बस ये 3 यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी लैंग्वेज किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई है। 21 से सिंधी, 71 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो प्लीज रिमेंबर बस ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, ओरिजिनल कितनी थी, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। कल का जो मैं क्वेश्चन पूछा था हॉर्नबिल, तो वर्नेबल है, पहला क्वेश्चन तो ये। आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बहुत ही सरगासो सी। एक तो इसके आप मेरे को बताएंगे लोकेशन कहां पर है और किस चीज के लिए फेमस है, फेमस क्यों है। अपने आप ये सी है, एक तो नॉर्मल सी सी होगी कोई, लेकिन ये फेमस है बहुत ज्यादा, तो कहां पर है और किस चीज के लिए फेमस है। 2 नंबर आपका सवाल है। नहीं होगा तो कल मैं आपको इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जिनको नहीं पता और जिनको पता हो प्लीज 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 लिखिएगा, मैं प्लीज लिखे बोल रहा हूँ। आज का लेक्चर लेट हो गया क्योंकि आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो 2 दिन से मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत मुश्किल से किसी और के यहाँ जाके मैंने लैपटॉप चार्ज करा सुबह और तब जाके अब वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं मिस नहीं करना चाह रहा था एक्चुअली, ये बात है, नहीं तो मैं चाहता तो आपको मिस कर देता, लेकिन आपका लॉस हो जाता। तो देखिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक एक शेयर तो करिएगा यार। सच्ची में 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है और क्या बोलूँ अब मैं। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। सो कोई बात नहीं, आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो गाइस, थैंक यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।